नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसंग हीरो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेल्स ऑफ ब्रेवरी में। ये एक पॉडकास्ट चैनल है जो आपके सामने भारतीय सेना की वे युद्ध गाथाएं लेकर आता है जो आपसे शायद आज तक छूट गई हैं या आप उनको अब तक नहीं सुन पाए हैं। रणभूमि में कान के पास से निकलती गोलियां जो सरसराहट पैदा करती है, ये कहानियाँ आपके जिस्म में वही सरसराहट पैदा करेगी। तो जिनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो उनकी कहानी मैंने शिव अरोड़ और राहुल सिंह जी की किताब से उठाया है, जो भारतीय सेना के शूरवीरों और शौर्य गाथाएं करके किताब का नाम है। उसी किताब से मैंने उठाया है। और अगर आपने अब तक की कहानी नहीं सुनी है तो आप चैनल पे उसको सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस बार खुफिया सूचना मिली थी कि करीब 6 घुसपैठिए कुपवाड़ा के सुतसालियार के घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह कश्मीर का सबसे दूरदराज और सबसे घने जंगलों वाला इलाका था। जंगल इतने घने हैं कि उनके भीतर घुसने पर 3 मीटर से ज़्यादा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। पैरा एसएफ दस्ते के उन घुसपैठियों का सफाया करने के लिए 96 घंटे के मिशन की योजना बनाई गई। उसमें 36 कमांडोज के 6 दस्ते बनाए गए जो घुसपैठियों का इंतजार करेंगे। 1 सितंबर को सूर्य की पहली किरण निकलने तक वे कमांडोज अपने लोकेशन पर पहुंच गए। उन जंगलों के बीच एक पहाड़ी झरना गिरता था। कमांडोज को 2 टीमों में बांटा गया और एक एक टीम को झरने के दोनों तरफ तैनात कर दिया गया। कमांडोज को पता था कि आतंकवादी आएंगे, लेकिन उनके पास जो खुफिया सूचना उपलब्ध थी उसमें एकदम सटीक तरीके से यह नहीं बताया गया था कि वे किस दिशा से आएंगे। इसे कमांडोज की इतनी बड़ी टीम को इस रूप में समझाया गया था कि ऐसे हालात को अनुमान के आधार पर घात लगाकर हमला करना कहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कमांडोज टीम की मौजूदगी से इस बात की संभावना रहती है कि आतंकवादियों के हमला करने से पहले ही उनका सफाया कर दिया जाएगा। 8:30 पर लांस नायक गोस्वामी के दस्ते ने इलाके में आतंकवादियों के होने की आहट पाली। खुफिया जानकारी बेहद सही साबित हुई। जैसा कि जानकारी मिली थी, वे 4 थे। कमांडो दस्ते को जंगली रास्ते में 2-2 के जोड़े में बांट दिया गया और वे क्लेमोर बारूदी सुरंग बिछाने लगे। बारूदी सुरंग के बजाय क्लेमोर बारूदी सुरंगों में रिमोट कमांड से विस्फोट किया जाता है और उनमें यह खासियत होती है कि उनके विस्फोटक का असर किसी एक निश्चित दिशा में किया जा सकता है। लेकिन आतंकवादी ऐसी दिशा से आए थे जिसकी कमांडोज ने कल्पना भी नहीं की थी। लांस नायक गोस्वामी और बाकी कमांडोज के पास क्लेमोर बारूदी सुरंगों को नए सिरे से बिछाने के लिए बहुत कम समय था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, घुसपैठियों को पहले पैरा कमांडोज चुनौती देते हैं। यह हमले की कार्रवाई में सबसे खतरनाक तरीका होता है, लेकिन एसएफ यूनिटों के पास अभी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चूंकि इस प्रकार के मिशन में भारतीय नागरिकों के बीच और भारतीय क्षेत्र में अंजाम दिए जाते हैं, अतः ऐसे में प्रोटोकॉल यह मांग करता है कि हमले की कार्रवाई से पूर्व हर जरूरी एहतियात बरता जाए। ऐसी हालत में किसी को चुनौती देने से आपकी पोजीशन का तुरंत पता चल जाता है और जिस दुश्मन को पहले चुनौती दी गई है उसके पास गोली दागने का पहला मौका होता है। चारों आतंकवादी को अंधेरे में ढूंढ निकाला गया था, तो इस बात से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई कि लांस नायक गोस्वामी एक बार फिर से घुसपैठियों को ललकारने के लिए अपनी इच्छा से आगे आ गए। झाड़ियों की आड़ लेते हुए लांस नायक गोस्वामी ने उन परछाइयों की ओर चिल्लाकर पूछा, कौन है? कुपवाड़ा के घने जंगलों में अंधेरे के बीच तुरंत जवाब आया, असाल्ट। राइफल तुरंत खड़खड़ाने लगी। पहले कुछ मिनट में 4 में से एक आतंकवादी को गोली लगी। गोली लांस नायक गोस्वामी ने चलाई थी, लेकिन आतंकवादी मरा नहीं था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और कई मिनट तक गोलीबारी होती रही, लेकिन तभी बूंदाबांदी होने लगी और बंदूक शांत हो गई। आतंकवादी वहां से हिले नहीं और अपने शिकार के इंतजार में बैठे कमांडो नाइट विजन उपकरणों से नजर रख रहे थे। हालांकि ऐसे मौसम में इतने घने जंगल में वे बेकार ही साबित हो रहे थे। कमांडोज इंतजार कर रहे थे
आधी रात अभी अभी बीत चुकी थी। जिस पेड़ के नीचे कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा था, अचानक उसके ऊपर भीषण विस्फोट हुआ। कमांडो को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि आतंकवादियों ने अपनी AK-47 राइफलों से जुड़े अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से फायर किया था। ग्रेनेड में विस्फोट हुआ और इसके छर्रे पेड़ के नीचे मौजूद 2 कमांडो पर पानी की बौछार की तरह बरस गए। उनके चेहरों के पास ये हिस्से इस तरह उड़ गया उनके चेहरों के पास का हिस्सा इस तरह उड़ गया जैसे किसी कपड़े को उसकी सिलाई से फाड़ा गया हो। अंधेरे में कुछ ही मीटर की दूरी पर लांस नायक गोस्वामी ने देख सके उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया था। यदि एक आतंकवादी को ढेर करने से अधिक बड़ा कोई जज्बा होता है तो वह लांस नायक गोस्वामी में था, और यह जज्बा था मुठभेड़ में घायल अपने साथी जवानों को बाहर निकालना। दोनों घायल कमांडो अब असहाय हालत में बैठे। अब तो उन्हें वहां बैठकर केवल इंतजार करना था, फिर चाहे जो भी हालत। लांस नायक गोस्वामी और उनका साथी हवलदार महेंद्र सिंह अपनी पोजीशन से तुरंत दोनों घायल जवानों की ओर लपके। उनकी असाल्ट राइफल तैयार थी क्योंकि लांस नायक गोस्वामी जानते थे कि उन पर गोलियों की बारिश होने वाली बस सही थी। जिस आतंकवादी ने कुछ ही क्षण पहले ग्रेनेड दागा था, उसने अब अपनी असाल्ट राइफल से फायर करना शुरू कर दिया। एक गोली सीधे महेंद्र सिंह के पेट में लगी और वह सीधे रीढ़ की हड्डी में जा धंसी। एक क्षण नहीं लगा और सिंह के शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार दिया। लांस नायक गोस्वामी तुरंत समझ गए कि अगले कुछ ही सेकंड में दुश्मन की गोलियां उनके साथी जवानों के शरीर के चीथड़े कर देंगी। उनकी बंदूक अब बर्स्ट मोड में थी। वह अपनी कवर पोजीशन से निकले और आतंकवादियों पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी भी गोली बरसा रहे थे। 2 गोलियां लांस नायक गोस्वामी की कमर में लगी। एक आर पार निकल गई, दूसरी गोली भीतर ही धंस गई। वह एक ओर को झुक से गए, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक को निशाने पर रखा और गोलियां चलाते रहे। वे गोलियां आगे बढ़ रहे आतंकवादियों को लगी और लांस नायक जमीन पर गिरने से पहले 2 आतंकवादियों का सफाया कर चुके थे। घाव से खून का फव्वारा बह निकला। लांस नायक गोस्वामी ने महेंद्र सिंह और 2 अन्य घायल जवानों की ओर सरकने की कोशिश की जो पेड़ के नीचे थे, लेकिन बारिश अचानक से तेज हो गई। बारिश की बूंदों ने उनके घाव से बहते खून को धो दिया। लांस नायक गोस्वामी को देखकर लग रहा था कि अब वे मौत के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। मेजर कुमार ने कवर फायर किया और लांस नायक गोस्वामी अंधेरे में महेंद्र की ओर घिसकने की कोशिश करने लगे। घायल जवान को तुरंत वहां से निकाला गया। उसके बाद मेजर कुमार कुहनियों के बल अपने सबसे बहादुर और सबसे चहेते जवान की ओर बढ़े। वे आखिरी पल मेजर कुमार की आंखों के सामने से हर रोज गुजरते हैं। उन्होंने बताया, मैं मोहन के पास बैठ गया, पूरी रात उसका हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी नाड़ी बंद हो चुकी थी। वह भी मेरे लिए यही करता। वह मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैं उसके पास बैठा रहा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। मेरा दिल कह रहा था कि वह उठकर खड़ा हो जाएगा। वो बंदूकों की गोलियों से डरने वाला इंसान नहीं था, लेकिन वो मेरे सामने था, ठंडा, शांत। सारी रात इस तरह बीत गई। यकीन नहीं हो रहा था। मेजर कुमार बताते हैं, कई बार तो मुझे लगा कि यह उसकी कोई चाल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद के मरा होने का नाटक करते हुए अचानक से उठेगा और बाकी बचे आतंकवादियों को गोलियों से भून देगा। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं सच में इंतज़ार कर रहा था, इस उम्मीद में कि मेरा इंतज़ार सच साबित होगा। पहले भी मेरे जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं सुबह सूरज निकलने तक उसके जागने का इंतज़ार करता रहा। अगले दिन ऑफिस और जवानों ने अपने हेडक्वार्टर्स में बड़ा खाना आयोजित किया। यह एक तरह का जश्न होता है जिसमें जमकर शराब परोसी जाती है। सदमे और शोक के बीच गर्व से सीना चौड़ा भी हो रहा था।
उनके बीच एक ऐसा जवान चला गया था जो जितना खुश मिजाज था उतना ही निडर भी था। उसने मौत को अपनी शर्तों पर गले लगाया था। उसने अपने कर्तव्य को भी अपने जुनून की तरह जिया। दुख में डूबे उसके साथियों ने पीकर उसके जाने का गम भुलाने की कोशिश की और उस रात लांस नायक गोस्वामी की बहादुरी के नाम से जाम छलकाए गए। वह युद्ध में खूंखार शेर था जो जीत में किसी फल के बोझ से झुके पेड़ सा विनम्र भी था। वह युद्ध में खूंखार शेर था और जीतने के बाद वह किसी फल के बोझ से झुके पेड़ सा विनम्र भी था। एक असली एसएफ जवान को कैसा होना चाहिए वह उसका आदर्श था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसने अपने परिवार को हर रोज याद किया, लेकिन वो तो जैसे जंग के लिए ही बना था। राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया लांस नायक गोस्वामी के बहादुरी के किस्से सुनकर अचंभे में था तो उधर उसके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके गांव उनकी पत्नी के पास ले जाया जा रहा था। उनका गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटे ताबूत में रखा था और उसके पास ही खड़ी थी उनकी पत्नी भावना गोस्वामी, अपने पति की तरह ही साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति बनी हुई। उनकी माँ राधा देवी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सरकार से केवल इतनी ही अपील की, उसके नाम पर कोई स्कूल, कोई खेल का मैदान बनवा दो। बचपन में उसकी यही इच्छा थी, वह दूसरों के लिए यही करना चाहता था। यूनिट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सालों पहले ट्रूप कमांडर थे और लांस नायक गोस्वामी उनकी यूनिट में थे। उन्होंने याद करते हुए बताया, अपने साथी जवानों को बचाने के लिए वह जानते बूझते हुए भी दुश्मन की बरसती गोलियों से भिड़ गया था। हम सब देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एसएफ यूनिट में आप एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं। वह बहुत ही दिल से हमेशा जुड़ा हुआ था। उतनी ही दिल से वह अपनी ड्यूटी भी करता था। वह एक आदर्श एसएफ कमांडो था। लांस नायक गोस्वामी दूसरों का दर्द नहीं देख पाते थे। उनकी पत्नी भावना बताती हैं, किसी दुखी इंसान के लिए उनके मन में बहुत हमदर्दी रहती थी। यदि वह किसी गरीब इंसान या किसी को परेशान हालत में देख लेते थे तो उसे अपने कपड़े दे देते थे। वह कभी भिखारी को 1 या 2 रुपए नहीं देते, वह उसे 100 रुपए देते थे। एक बार बाजार में एक योगी बाबा उनके पास आए और उनसे अपने लिए कुछ अंगूर खरीदने को कहा। वह भिखारी के लिए 1 किलोग्राम अंगूर खरीद कर ले आए। एक बार उन्होंने अपनी कमीज और जैकेट निकालकर एक नंगे भिखारी को दे दी थी। वे ऐसे थे। ऑपरेशन सुतसाल्यार को 4 महीने बीत चुके थे। भावना गोस्वामी दिल्ली जा रही थी। उनके पति लांस नायक गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाना था और वह उसी पुरस्कार को लेने दिल्ली जा रही थी। यह शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। दिल्ली के राजपथ पर उस सुबह बूंदाबांदी हो रही थी। भावना ने खुद को पत्थर की तरह मजबूत कर लिया था। भावना आज भी लाल कुआं में रहती हैं। वह बताती हैं, शादी होने से पहले ही वह हमेशा कहते थे कि मुझे हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं डर जाती थी, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम दोनों जिंदगी जिएंगे। मेरे मन के भीतर से एक आवाज़ आती थी जो मुझसे कहती थी कि एक कमांडो की पत्नी होने के नाते मुझे उन्हीं के जैसी निडर बनना होगा। यदि किसी की मौत अब आनी है तो वह कहीं से भी आ सकती है। लांस नायक गोस्वामी की बेटी भूमिका इस समय गांव के पास ही एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती हैं। वह कहती हैं, हमारे लिए तो वह हमेशा यही हैं, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। बस फर्क इतना है कि मैं अब उन्हें नहीं देख सकती। वह मेरे साथ चलते हैं, यहाँ तक कि मुझसे बात भी करते हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकती। भावना और लांस नायक गोस्वामी के छोटे से घर के समीप एक साइन बोर्ड पर लिखा है, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी। लांस नायक गोस्वामी की शहादत
के बाद उनकी पत्नी भावना ने फैसला किया कि वह उस बड़े घर का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाएंगी जिसे उनके पति ने सड़क पार बनवा रहे थे। मेरे भतीजे मोहन जैसा बनना चाहते हैं। हमारे परिवार के सारे बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे कहते हैं उन्होंने 10 आतंकवादियों को मारा था, हम 20 को मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस में जोश और हिम्मत भरने वाली बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन लांस नायक गोस्वामी जी की कहानी किसी जादुई फिल्म कथा सी लगती है। आखिरी मिशन में उनके साथ जाने वाले उनके एक साथी याद करते हैं, उनको बुलाते ही जादूगर के नाम से थे, उनको जादूगर के नाम से ही बुलाते थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उनके जैसा बहादुर और जाबाज कमांडो फिर कभी देख पाऊंगा, और मुझे जैसा लगता है वो सही है। आज तक मैंने उनके जैसा जाबाज कमांडो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो यह कहानी थी मोहन नाथ गोस्वामी जी की, और उनकी वीरता, उनकी शूरता और उनकी शहादत की कहानी। और इसी तरीके की कहानियाँ ये चैनल आपके समक्ष लेकर आता रहता है। ये एक पॉडकास्ट चैनल है जिसके माध्यम से हम उन रियल हीरोज़ की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं जो असल मायने में हमारे लिए खड़े हैं और हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगाकर बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये कहानी यहीं आज समाप्त होती है। पहली कहानी इस चैनल की आज ख़त्म होती है, और आगे इसी तरीके की कहानी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। ये एक पराक्रम और शौर्य की रोमांचकारी कहानी थी, और मैं उन सभी सैन्य बलों के लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग भी आज किसी न किसी सैन्य बल में एज ए सैनिक काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे लिए खड़े हैं, और भारत के सबसे निडर और असाधारण साहस से भरे हुए आप इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आपकी वीरता अकल्पनीय है, और आपसे हमें सीखना चाहिए कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति में इंसान को किस तरीके से डट के रहना होगा। इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और उन सभी देशवासियों तक ये कहानी पहुँचाइए जो इस कहानी से, इन सच्ची कहानियों से अनभिज्ञ है। धन्यवाद।